हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के केमिस्ट्री के पोर्शन को फिनिश और केमिस्ट्री का पोर्शन हम करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर एनसीईआरटी साइंस पूछी जाती है तो क्लास 10th केमिस्ट्री आज आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी। वन शॉट ये वीडियो है। ये वीडियो में आपको क्वेश्चन जो है नए देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए विद एक्सप्लेनेशन है। तो ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा। साथ ही साथ इससे पहले अन्य सेशंस आ चुके हैं जिसमें क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 7 एनसीईआरटी, 8 एनसीईआरटी, 9 एनसीईआरटी पूरी फिनिश हो चुकी है एमसीक्यूज के फॉर्म में भी, प्लस एनसीईआरटी के रिवीजन के फॉर्म में भी आपका जो थ्योरी का कंटेंट है। तो ये सारे वीडियोस को देखने के लिए आपको जाना है चैनल की प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट का नाम है एनसीईआरटी साइंस वन शॉट। मैं लिख भी देती हूँ, प्लेलिस्ट का नाम है एनसीईआरटी साइंस वन शॉट। इस प्लेलिस्ट को जाना है और जाकर जरूर स्क्रॉल करना है। इसमें आपके काम के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपकी तैयारी करने के लिए यहां पर काफी वीडियोस दिए हुए हैं, आप जाकर जरूर देखिए और आज के सेशन को भी एंजॉय करिए। सारे क्वेश्चंस को कवर करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। टाइम लगे तो ब्रेक करके देखिएगा। 2 घंटे का लगभग वीडियो है, 2x पर देखिए, पर देखिए जरूर। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर कोई चैनल पर नया है तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पे सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विद पीडीएफ आपको मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जाकर ज्वाइन कर लो। चलो आओ सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं आप जरूर बताया करिए। When magnesium is burned in the presence of air, the product formed is magnesium oxide. What is the color of magnesium oxide? ये वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं ना एग्जाम में कि कलर पूछा जाता है, कोई भी एक कंपाउंड बन जाता है उसका कलर पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उत्पाद का रूप मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर पूछ रहे हैं, ये आपको बताना है। जैसे कि आपकी रिएक्शन क्या हो गई यहाँ पर, अगर मैं रिएक्शन लिख दूं, मैग्नीशियम ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसको हीट किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका कलर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या ब्राउन कलर का हो जाएगा या ग्रेइश या व्हाइट पाउडर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, व्हाइट पाउडर। तो ये कैसा हो गया, ये व्हाइट कलर का लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ एनी केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हाउ कैन यू कंफर्म दैट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया हुई है तो आप कैसे पुष्टि कर सकते हैं कि प्रक्रिया हुई है। मतलब कोई रिएक्शन अगर हुई है, जैसे मान लो कि कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और CO2 या छोटू बन रहा है, मैं इसको हमेशा छोटू बोलती हूँ, कि कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई है और छोटू बना है। तो ये छोटू बना है, ये किस तरीके से पता चलेगा, तो ये आपको बताना है कि छोटू बन गया है, ये आप कैसे जान सकते हैं। क्या होगा, इफ देयर इज चेंज इन स्टेट, क्या स्टेट में बदलाव होगा। यदि स्टेट, ये राज्य आ गया है यहाँ पर, हिंदी में टाइप हो गया है, ये राज्य नहीं होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में ही देख लो इसको जरा, कि स्टेट में परिवर्तन हो गया। स्टेट मतलब कि सॉलिड से लिक्विड हो गया है, कि लिक्विड से गैस हो गया है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। इफ देयर इज चेंज इन कलर, कोई कलर में बदलाव हुआ है। इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव हुआ है। क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस, या गैस उत्पन्न हुई है। इसमें से क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 या 2 या 3 या 2 3 4 या ऑल आर करेक्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आप लगा देंगे, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि उसमें स्टेट में भी चेंज होगा, तभी भी हम बता सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हुई है या कोई कलर में बदलाव हुआ। जैसे कि आपने मैग्नीशियम ऑक्सीजन के केस में देखा कि लास्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया जो कि व्हाइट कलर का था, या तापमान में बदलाव हुआ। जब भी मान लो कोई रिएक्शन हो रही है और लास्ट में हीट जनरेट हो रही है, तो वो भी क्या है, एक तरह से अभिक्रिया को बताता है, दर्शाता है। या लास्ट में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, तो इनमें से कोई भी चीज हो जाएगी तो वो ये कंफर्म करती है कि रिएक्शन एक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड. What is the color of this iron oxide?
पानी के साथ लोहे की प्रतिक्रिया में आयरन ऑक्साइड बनता है। इस आयरन ऑक्साइड का रंग क्या है? तो ये बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये कलर वाले क्वेश्चंस जो आते हैं ये करा दूं मैं, तो ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलो ऑप्शन नंबर, तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि वो डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है। अब डार्क कलर में अगर मान लो कलर स्पेसिफिकली बोल दिया जाए तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिससे कि आपको जब ये पीडीएफ में दूंगी तो आप इसमें मार्क्ड रहेगा, ठीक है। तो पहले ये ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश टू ग्रेइश टू ब्लैक, ठीक है। इनमें से किसी भी तरह से ऑप्शन आएगा तो आप उसमें आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डार्क कलर ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इट इज रिएक्टिव मेटल, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर, इट फॉर्म्स द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, या टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। ऑप्शंस आपके देखो, ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हो गए तो मैं यहाँ पे थोड़ा ठीक कर देती हूँ एक ऑप्शन में, और उससे आपको आंसर भी समझ में आ ही गया होगा कि मैं आंसर क्या लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओनली 4। क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्यों करना होता है कि टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, ये आपका आंसर हो गया। आइए मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलने से पहले क्यों साफ करना चाहिए। क्योंकि देखो, मैग्नीशियम जैसे ही एयर के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड बना लेता है। तो ये क्या है, जब ऑक्साइड इसके सरफेस पे जम जाता है तो उसी को रिमूव आउट करने के लिए इसको क्या है, इसको साफ किया जाता है जब भी इसको जलाया जाता है, रिबन को जलाया जाता है, ठीक है। तो ये बात, आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, क्योंकि वो ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीशियम क्या है हमारा? हाईली रिएक्टिव है। आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपने करी होगी। नहीं करी है तो अभी मैं इसका रिवीजन भी कराने वाली हूँ। क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री वन शॉट का रिवीजन, क्लास 10th बायोलॉजी वन शॉट का रिवीजन, इस तरीके से। तो चैनल से जुड़े रहिए, चीजें आपको मिलती रहेंगी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, या अपघटन रिएक्शंस होती हैं, या उपयुक्त में से एक से कोई भी नहीं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हो जाती हैं आपकी? ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, कि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, कि ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर कुछ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है, ठीक है। या तो टूट रहा है या बन रहा है बॉन्ड। तो इस कारण से क्या है, ये एक हीट जनरेट हो जाती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। तो इसकी वजह से नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि आपका बर्निंग ऑफ एग्जाम्पल क्या हो गया, यहाँ पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये बर्निंग ऑफ कोल एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई और क्या बना दिया, ये CO2 बना दिया, ठीक है। तो C क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन। ऐसे ही आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये सारी रिएक्शंस कैसी हैं, ये सब रिएक्शंस आपकी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। तो अभी ये तो मैंने सिर्फ, देखो ये एग्जाम्पल किसका, से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कि आप बोलो कि इसमें हीट कहाँ जनरेट हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी इसमें किसकी, बर्निंग ऑफ, यहाँ पर हम देखेंगे किसकी, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या इसका हो जाएगा, मीथेन की रिएक्शन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस यहाँ पर आपकी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसी तरह से क्या होता है, एक आपकी जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, दूसरी रिएक्शन कौन सी हो गई, रेस्पायरेशन वाली, जिसमें क्या हो जाता है, ग्लूकोज
प्लस आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये तो सब रिएक्शन पता है, क्या बनता है, छोटू बनता है, प्लस आपका वाटर बनता है, और प्लस एनर्जी रिलीज आउट होती है। तो ये सब क्या हो गई, ये आपकी क्या है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो यहाँ पे समझ में आ गई बातें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरा नाम क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कैसे स्लेट लाइम बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, या क्विक लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ बातें आपको नोट करा दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्विक लाइम। अब देखो स्लेक्ड लाइम को क्या बोलते हैं, तो स्लेक्ड लाइम को बोलेंगे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये हो गया आपका स्लेक्ड लाइम, इसी को क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलेंगे, या फिर इसको बोल देते हैं लाइम वाटर। ये सारे नाम सबको पता होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर दे रही हूँ। ठीक है, फिर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या हो जाता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसी को क्या बोलते हैं, मार्बल। ये सब नाम सबको पता होने चाहिए, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल। ठीक है, ये हो गए, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का बुझे हुए चूने का क्या महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इट इज यूज टू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज यूज इन वाइट वॉशिंग द वॉल्स, इट फॉर्म्स द प्रेसिपिटेट, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इट इज यूज इन वाइट वॉशिंग। ठीक है, इसकी रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, जैसे कि आपकी रिएक्शन में यहाँ पर नोट भी कर दे रही हूँ, चीजें आपको नोट इसलिए करती चल रही हूँ कि आपको मिल जाएगी PDF, तो आप याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है किसके साथ, वाटर के साथ होती है रिएक्शन, और ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्विक लाइम बोलते हैं, और ये वाटर के साथ रिएक्शन बनाने के बाद ये बन जाती है स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अब ये स्लेक्ड लाइम, ये इसको क्या है, ये यूज करते हैं यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इसी को वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जब ये इस वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है इसमें, ये 2 से 3 दिन के बाद, आफ्टर 2 to 3 days, ये क्या कन्वर्ट हो जाती है, देखो CaOH होल ट्वाइस है। अब CaOH होल ट्वाइस को अगर व्हाइट वॉशिंग की तरह दीवार पर लगा दिया गया स्लेक्ड लाइम को, तो क्या होगा, खुद सोचो, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब CaOH जो कि दीवार पर लगा हुआ है, वॉल पर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम CaCO3 बना लेता है, प्लस आपका क्या हो जाता है, वाटर आ जाता है। तो ये जो CO3 होती है, ये थिन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है, ये थिन लेयर आपकी थिन लेयर ऑन वॉल्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब व्हाइट वॉशिंग होती है उसके थोड़े दिन बाद क्या है, 2-3 दिन बाद कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो यही रिएक्शन हो जाती है कि आपका स्लेक्ड लाइम किसके साथ कंबाइन होता है, एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ कंबाइन होकर CaCO3 की थिन लेयर बना लेता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। साथ ही साथ आप एक और याद रखेंगे किसका, स्लेक्ड लाइम का। अभी तो हमने एक एग्जाम्पल देखा, क्या इंपॉर्टेंस किसमें देखा, इसका इंपॉर्टेंस देखा व्हाइट वॉशिंग में। इसका एक और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कहाँ यूज होता है ये, for the production of bleaching powder, bleaching powder। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका हो गया इट इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, और दूसरा हो गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द थिन लेयर ऑन वॉल्स आफ्टर व्हाइट वॉशिंग इज, ये देखो मैंने बता दिया, वहां पे क्वेश्चन ही आपको मैंने बता दिया, ये क्या हो जाता है आपका लाइम स्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लाइम स्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एग्जांपल ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे देखने में लग रहा है कि ये आंसर क्या हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पर ये आंसर गलत है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, ये आपकी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो कि किसी चीज में टूट रही हो, उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर आपको दूं तो यहाँ पर मैं नोट भी कर देती हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल एक। ये आपका एग्जाम्पल एक हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट आपका, ये इसको जब हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये आपका मार्बल था, या इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। ये किस में टूट गया, किसमें, क्विक लाइम में। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है, मतलब इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जनरेट नहीं होती, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसी रिएक्शंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज। अब 11th क्वेश्चन को देखेंगे। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल कैसे लिखे जाते हैं, इसको लिखते हैं आप FeSO4.7H2O, ठीक है। ये हो गया फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। चलो, इसका कलर क्या है, कलर पूछा गया है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर, कि ग्रीन कलर के होते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। अब इसको हीट जब करते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, तो ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, यहाँ पर मैं इसको नोट भी कर दे रही हूँ, और मैंने यहाँ पर अलग से देखो मैंने लगाया भी है एक कॉलम। क्या है देखो, FeSO4 को जब हीट करते हैं, जब इसमें हीट दिया, तो हम वैसे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, Fe2O3 बन जाएगा, और प्लस SO2 और प्लस SO3, ये दोनों गैस के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएंगी, और ये बन गया यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये था क्या, फेरस सल्फेट, ये कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का था, ठीक है। तो ऑन हीटिंग द वाटर इन द क्रिस्टल इवेपोरेट्स, जैसे इसको हीट करते हैं तो वाटर से ये वाटर रिमूव आउट हो जाता है क्रिस्टल से, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4 विच चेंजेस द क्रिस्टल कलर फ्रॉम लाइट ग्रीन टू व्हाइट। तो अब ये कलर कैसे कन्वर्ट हो जाता है, लाइट ग्रीन से व्हाइट कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, क्लास 10 की एनसीईआरटी केमिस्ट्री हम कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे क्लास को नहीं छू रहे हैं इस समय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या हो जाएगा आपका, ये कलर है आपका FeSO4.7H2O वाला, ये कलर है आपका कौन सा, लाइट ग्रीन कलर का ये क्रिस्टल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का कौन सा कलर होता है, कौन सा रंग होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं, आपका आंसर हो जाएगा व्हाइट कलर का, ठीक है। और इसकी जल्दी से रिएक्शन देख लेते हैं, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो क्या हो जाएगा आपका, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये आपका क्या है, लेड नाइट्रेट है, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हीट करने के बाद आपका PbO बनेगा, प्लस आपका NO2 निकलेगा, प्लस आपका ऑक्स, देखो मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ इक्वेशन, अभी आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। तो बैलेंसिंग आप अपने आप कर सकते हैं, लेड और बैलेंसिंग आपसे कोई पूछेगा भी नहीं एग्जाम में। लेड ऑक्साइड है, और ये क्या बन गया आपका, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, 2 है ना मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ये क्या है, ये ब्राउन फ्यूम्स, ये आपके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट, तो सबसे पहले लेड नाइट्रेट का कलर पूछा गया है, तो लेड नाइट्रेट का कलर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाइट कलर के लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट आपका व्हाइट कलर का होता है, और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई, ये आपके ब्राउन फ्यूम्स की हो जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम्स आर प्रोड्यूस, व्हाट इज द कलर ऑफ इट्स फ्यूम्स, तो फ्यूम्स का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जहां रुकना रहेगा वहीं पे हम रुकेंगे। द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच कलर ऑफ सिल्वर। अब देखो डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, आपका सिल्वर क्लोराइड का हो रहा है, और रिएक्शन लिख लें जल्दी से। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, स्पीड स्लो हो गई लगता है। AgCl, ये सनलाइट में H म्यू बोल दिखते हैं इसको शॉर्ट में, Ag प्लस Cl2
बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड हो गया। सिल्वर क्लोराइड जब डिकम्पोज होता है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विच कलर ऑफ सिल्वर, और सिल्वर का कौन सा कलर हो जाता है, तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर का था आपका AgCl, और ये कन्वर्ट हो जाता है कौन से कलर में, आपका ग्रे कलर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मार्क करेंगे 2। कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं मुझे बताते जाएंगे सबके सब। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अपघटन अभिक्रियाओं के लिए किस रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लाइट और हीट, इलेक्ट्रिसिटी या बोथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर होगा कि आपको लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी सबकी आवश्यकता होती है, मतलब किसी भी रूप में एक हीट को दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स। ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो ये क्या है, व्हाइट वॉशिंग में हम किसको यूज कर रहे थे, कौन सी सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, ये आपका हो जाएगा स्लेक्ट लाइम, ठीक है। और इतनी देर से मैं स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम ये सब बोल रही हूँ, आपको रिकॉल रहे, रिविजन होता रहे, याद रहे, भूले ना, आपका होमवर्क है। और मेरे कुछ जो अच्छे अच्छे सब दोस्त लोग हैं वो उसका जरूर रिप्लाई करते हैं, आप सब भी करिए। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि स्लेग लाइम, क्विक लाइम, इसका मुझे आप फॉर्मूला लिखेंगे और इसका अदर नेम क्या है वो भी मुझे लिखकर बताएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, स्लेग लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन लेड एंड कॉपर क्लोराइड द ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस and the brown ring is formed. This is due to the presence of सीसा और कॉपर क्लोराइड के बीच विस्थापन प्रतिक्रिया के दौरान घोल का हरा रंग रंगहीन हो जाता है और भूरे रंग की अंगूठी बन जाती है। रिंग को अंगूठी लिख दिया है, सॉरी गलत है, मतलब रिंग सी बन जाती है एक। यह किसकी उपस्थिति होती है, गूगल का ट्रांसलेशन है तो ये सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये किसकी उपस्थिति है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको समझ लेते हैं। तो ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन लेड एंड कॉपर, लेड और कॉपर क्लोराइड CuCl2, तो ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स, ये सॉल्यूशन ये कैसा कलर होता है, इसका ग्रीन कलर होता है, ठीक है। और ये कैसा कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। कल कन्वर्ट हो जाता है, कलर लेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, और ब्राउन कलर की रिंग देखने को मिलती है। एक टेस्ट ट्यूब है तो वहां पर ब्राउन कलर की इस तरह से, ये टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए, तो इसमें ब्राउन कलर की रिंग देखने को मिलती है। तो ये ब्राउन कलर की रिंग किसके कारण होती है, ये कॉपर के कारण ये ब्राउन कलर की रिंग होती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन टाइप ऑफ दिस इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ अ रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सी रिएक्शन है, सब बच्चे को पता होगी, ये है हमारी विस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच प्रतिक्रिया के दौरान घोल का नीला रंग नीले से हरे रंग में बदल जाता है, यह किस प्रतिक्रिया के कारण होता है, तो ये आपकी विस्थापन प्रतिक्रिया के कारण होता है, ठीक है। ये सबको पता है विस्थापन क्यों होता है, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या है, डिस्प्लेस आउट कर लेता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी जरूरी है, जो कि आपकी साइड पे स्क्रीन पर लगी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद रखेंगे। और निमोनिक्स क्या है हमारी, कालू नाम का मदारी आलू जरा फीके पकाता है। और आपको नहीं याद हो रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वाला सेशन जो आएगा पार्ट 2 उसमें मैं ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करवा दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपने फोटो से समझ लिया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, या उपयोग में से सभी। तो क्या हो जाएगा 19वें का आपका आंसर, ये आपकी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, अवक्षेपण प्रतिक्रिया होती है, कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आप नोट करेंगे, इसमें मैं लिख भी देती हूं कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं इनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ, ये भी पॉइंट याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन क्या हो जाती, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में एक रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या बनाता है, BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। ये क्या है आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है। और BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड,
बेरियम क्लोराइड, BaSO4 क्या है? बेरियम सल्फेट, NaCl क्या? सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है? ये आपका हो जाता है यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट लास्ट में बचता ही बचता है कौन सी? आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो व्हाइट प्रेसिपिटेट अभी मैंने आपको लास्ट बताया, अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा? सॉल्युबल होगा वाटर में, इनसॉल्युबल होगा वाटर में, या फॉर्मेशन ऑफ रिंग इसकी वजह से बनेगी, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये क्या रहेगा? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, जैसे ही प्रेसिपिटेट बनेगा वो वैसे ही क्या हो जाता है? इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये क्या? पानी में अघुलनशील रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई इज द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। तांबे के पाउडर की सतह हवा में संपर्क में आने पर काली क्यों हो जाती है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, या ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस, या बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका बोथ। कि इसमें क्या हो जाता है? फॉर्मेशन क्या, देखो जैसे ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का तो कॉपर ऑक्साइड खुद ब खुद बन जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, समझने वाला था। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज अ, क्या होता है? वो रिड्यूस हो जाता है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, या नन ऑफ द अबव, या ईदर ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन में देखो कोई भी चीज का अगर मान लो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें क्या है? गेन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का गेन हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिमूव आउट हो जाएगा। इतना याद रखो, कोई चीज अगर ऑक्सीजन ले रही है तो उसको ऑपोजिट हाइड्रोजन दे रही है। ठीक है, एक से ले रही है और दूसरे से दे रही है, तो हाइड्रोजन दे रही है और ऑक्सीजन ले रही है, तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 क्वेश्चन, व्हिच गैस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द चिप्स फॉर नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज। कौन सी ऐसी गैस का चिप्स के निर्माण के दौरान ऑक्सीकरण ना हो, इसके लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स में अगर ऑक्सीजन आ जाए, मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है तो चिप्स खराब हो जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या होता है? कौन सी गैस को डाला जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है गैस नाइट्रोजन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। अब जब लौह भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, या हाइड्रोक्लोरिन गैस और एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, या न्यू रिएक्शन टेक्स प्लेस, या आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, किसकी रिएक्शन हो रही है? व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, मतलब HCl की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? आयरन के साथ हो रही है, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और FeCl2 आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, जैसे ही उसको हीट करते हैं जिसमें हवा में, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस X का नाम बताना है। ठीक है, 25 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये होती है बात किसकी? जो ब्राउन कलर का है तो वो कॉपर था, जब X हीट हुआ एयर में तो ब्लैक कलर कन्वर्ट हो गया। अब इस X को क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड बोल दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, AD से एंड N गायब हो गया है तो N खुद ही लगा लीजिएगा, या चलिए मैं ही लगा देती हूँ यहाँ पर। ये हो गया हमारा N। ठीक है, एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, द रीजन बिहाइंड इज, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन के साथ प्रवाहित किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? टू अवॉइड रेंसिडिटी, नो नीड ऑफ नाइट्रोजन, टू इंक्रीज द टेस्ट इन फूड, टू प्रोड्यूस अनप्लेजेंट ऑर्डर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपको? क्वेश्चन नंबर 26 पर हम पहुंच चुके हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए, मतलब सड़े ना कोई भी फूड आइटम, तो उसको क्या है?
बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है, जो कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था। अभी ये दूसरे तरीके से आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से देखिए आपकी बुक में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू अवॉइड रैंसिडिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते 27th क्वेश्चन पे। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन विच बिलोंग्स टू द डिविजन। अब लिटमस का घोल एक बैगनी रंग है जो लाइकेन से निकाला जाता है, जो डिवीजन कौन सी डिवीजन में आता है आपका, ये आपका आ जाता है कौन सा, 27th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। थैलोफाइटा के उसमें आता है। ठीक है, डिवीजन थैलोफाइटा में आता है आपका। चलो अभी देख लेते हैं ये क्या, थैलोफाइटा के बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि थैलोफाइटा क्या होते हैं। बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराने हैं, मतलब कि स्टार्टिंग है। ठीक है, ये सिंपल प्लांट्स होते हैं, इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। रूट, स्टेम्स और लीफ में इनके पास क्या है, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के जरिए होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्पायरोगैरा हो गए, यूलोथ्रिक्स हो गया, अल्वा हो गया, कारा हो गया, ये सब क्या है आपके थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, थैलोफाइटा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल इट फॉर्म्स। जब भी कोई एक एसिड, जब कोई अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वह बनाता है, क्या बनाता है, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे हम पहुंच चुके हैं। हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, काफी क्वेश्चन है, तो रुके रहिएगा। थक गए हो तो पानी पी लीजिएगा स्टॉप करके, पर देख जरूर लीजिएगा कि सेशन सब आपके लिए ही बने हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। कोई भी एसिड मान लीजिए आपका HCl है, और कोई भी मेटल मान लीजिए Zn है। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा आपका, ZnCl2 बना लेगा, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाएगा। तो ZnCl2 क्या बन गया, ये आपका एक सॉल्ट बन गया, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट करना, तो मैं इसको ना लिख देती हूँ। जैसे Zn हो गया, Zn एक हो गया मेटल, प्लस आपकी एसिड हो गया HCl, तो ये किससे रिएक्ट करेगा, ZnCl2, और प्लस आपका हाइड्रोजन हो गया, ये ZnCl2 क्या है, ये आपका एक सॉल्ट है, और प्लस आपका ये हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई, इसको क्या है, ये पॉप साउंड टेस्ट देती है, पॉप से साउंड निकालती है। तो ये पॉप साउंड सेट टेस्ट किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन गैस की वजह से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल मेटल्स। अच्छा हाँ, ये भी बात है कि हर मेटल क्या है, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है। विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड विद द रिलीज ऑफ। अब मेटल कार्बोनेट्स जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकालते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, या ऑल द ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। आइए इसको अब समझ लेते हैं। जैसे क्या हो गया यहाँ पर, अगर मैं बात करूं Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है आपकी, मेटल कार्बोनेट, ये एक आपका मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HCl एक एसिड है। अब क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, प्लस H2O बनाएगा, और प्लस CO2 रिलीज करेगा। तो क्या बना रहा है, विद द रिलीज ऑफ, क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर। अब कैल्शियम कार्बोनेट को डिफरेंट फॉर्म्स कैसे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जो कि मैंने भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। तो क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन चौक क्विकलाइम, लाइमस्टोन चौक मार्बल। तो इसका आपने आंसर दे ही दिया होगा। चलिए आइए मैं इसका आंसर आपको बता भी देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लाइमस्टोन चौक और मार्बल, इन तीनों के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। जो मेटल कार्बोनेट्स है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उत्पाद करते हैं। तो किस चीज का उत्पाद करते हैं, आपका ये सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर दोनों रिएक्शन लिख दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा चैप्टर आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, चीजें बड़ी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्शंस को समझना है और उनसे भी आंसर्स को निकालना है। जैसे कि अगर मैंने पहली रिएक्शन लिखी Na2CO3, इसकी रिएक्शन कराई मैंने HCl के साथ। ठीक है, और क्या बना हमारा, NaCl बना, और प्लस वाटर बना, और प्लस छोटू बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन है। ये आपका हो गया मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ हुई,
एसिड के साथ हुई, ठीक है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन आपको किसकी देखनी है? नेक्स्ट रिएक्शन आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की देखनी है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सब में चीजें एक ही बन रही हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसकी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर NaHCO3। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया ये, और HCl के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना रहा है? NaCl बना रहा है, वाटर बना रहा है और छोटू बना रहा है। तो ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसकी PDF मैं दे दूंगी, चिंता मत करना, मुझे याद जरूर दिला दिया करो तुम लोग। चलो, तो ये क्या हो जाएगा? तो दोनों से क्या बन रहा है आपका? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों रिएक्शन से बन रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी करेंगे थोड़ा, 32 क्वेश्चन। When dilute hydrochloric acid is slowly added to copper oxide in a beaker, the color of a solution becomes blue-green due to the formation of, तो 32 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कॉपर क्लोराइड की वजह से। देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लो, इज स्लोली एडेड टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ ये कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा CuO। तो ये रिएक्शन हो रही है इन दोनों के बीच में। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्लोली एडेड टू कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, द कलर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन। अब ये ब्लू ग्रीन क्यों हो जाए? तो ये क्या हो जाएगा? CuCl2 बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा आपका? निकल जाएगा यहाँ पर वाटर H2O रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये CuCl2 कॉपर क्लोराइड की वजह से ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33 क्वेश्चन। मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी, तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आपके धातु ऑक्साइड्स को कहा जाता है। 33 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, क्या एसिडिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं या बेसिक होते हैं? तो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं क्या? बेसिक इन नेचर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल एज, पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते, क्यों? क्योंकि ये फूड को टॉक्सिक कर देते हैं, कोरोजन करते हैं, बोथ करते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ये खाने को टॉक्सिक भी बना देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये खाने को टॉक्सिक भी बना देते हैं और कोरोजन भी क्रिएट कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. What is A? अब क्या है? मेटल कंपाउंड ए, एक मेटल कंपाउंड है ए, जो रिएक्ट करता है किससे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। मेटल कंपाउंड ए देख लेते हैं, रिएक्ट करता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस होता है ऐसे फुस से आवाज आती है, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, एक कैंडल को बर्न कर रही है और उसको क्या है? वो उसको बुझा देती है, ठीक है। तो वो ए क्या है? ये पूछा गया है। तो आइए मैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन पूरी लिख देती हूँ, क्या होगा। तो मेटल कंपाउंड ए क्या हो जाएगा आपका? ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका ए हो गया। ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है? आपका कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, और प्लस क्या निकाल रहा है? छोटू निकाल रहा है। और ये छोटू क्या है? ये कमाल करता है, और ये छोटू कमाल करके क्या है? ये जो जलती हुई कैंडल है, ये जो जलती हुई कैंडल है, इसको ये क्या कर रहा है? ये छोटू, तो जैसे ये छोटू यहाँ पर आया, ये छोटू जब यहाँ पर आया, तो ये क्या करेगा? इसको बुझा देगा। तो ये अब बन गई क्या? बुझी हुई कैंडल, बुझ गई, ठीक है। तो ये किसने किया? छोटू ने किया, इतना बड़ा कांड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका व्हाट इज ए? अब ए आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट आउट द सॉल्यूशन दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, उन सॉल्यूशंस को आपको सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर डायरेक्टली आप जल्दी से बताएंगे। टैप वाटर तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस होते हैं। टैप वाटर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ग्लूकोज, अल्कोहल और ऑयल, तो जितने भी ऑयल हैं ये आपके कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। द बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर,
ऐसे बेसिस वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे बेसिस को एल्कलीज बोलते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो सारे बेसिस पानी में नहीं घुलनशील होते हैं, पर जो एल्कलीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे बेस होते हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। अब जैसे कुछ एल्कलीज के एग्जाम्पल्स आप यहाँ नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका NaOH, एक एल्कली है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका, एक तो ये हो गया एल्कली, दूसरा क्या हो जाएगा आपका KOH, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये एल्कलीज हो गए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, 37 हो गया, 38 क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। मार्क करते रहेंगे किसी क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कैसे वन एंड द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयन, और HCl कैन प्रोड्यूस दिस आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो ये ड्राई HCl है, ठीक है, साथ साथ गैस, ये गैस है एक तरह से। और नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, मतलब कहीं भी पानी की एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, पानी नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये कलर को चेंज नहीं कर पा रहा है। इस कारण से क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ये कलर लिटमस पेपर का तभी बदलता है जबकि आयंस प्रेजेंट हो, और आयंस तब प्रेजेंट हो कि जबकि पानी होगा या कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर भी यही रीजन हो गया। तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत दिल खुश वाला क्वेश्चन है ये, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन। तो ये आप इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर? HCl क्यों करते हैं? HCl HNO3 जलीय घोल में अम्लीय लक्षण दिखाता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक का घोल अम्लीय लक्षण नहीं दिखाता। इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वही हाइड्रोजन आयन की बात हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रास? आपके ग्रास में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें? ग्रास में, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड किसमें? टोमेटो में। और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मैं नहीं बताऊंगी। तो आपका दूसरा होमवर्क हो गया कि ऑक्सैलिक एसिड और कहाँ कहाँ कौन से फूड चीजों में, मतलब कि कौन से, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो के ऐसी कुछ चीज और होती है जहां पर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ इसको देखो आप, नाइट्रिक एसिड, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट करेंगे। जैसे बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके आई के वॉश में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका एक्सप्लोजिव में को बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। साथ साथ आपका बेंजोइक एसिड हो गया, कहाँ प्रेजेंट आपका बेंजोइक एसिड? मैंने बताया आपको, ये आपका ग्रास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ। तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है, तो वो किस चीज का बादल होता है? तो 41 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये एनसीईआरटी के एक टेक्स्ट बॉक्स जो बने होते हैं उसका आंसर है, ठीक है। द कलर ऑफ द एप्पल इज ड्यू टू, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। द कलर ऑफ एप्पल, सफेद सेब का रंग किसके कारण होता है? आपका आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन की वजह से कलर ऑफ द एप्पल रेड होता है, ठीक है। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ वीक बेस द सॉल्यूशन बिकम्स, ये क्या हो जाता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो जब भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ जिससे आपके पास रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होती है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ होती है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा। अगर आपका वीक एसिड है और आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका सॉल्यूशन कैसा रहेगा? आपका बेसिक रहेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसके आपको एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना जरूर से। नहीं दिल याद कर पा रहे तो मुझे बता देना, मैं आपको याद करवा दूंगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लेना। आप एग्जाम में अगर आपको एग्जाम्पल्स पता होगा ना तो आप कर पाओगे इजिली। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हाईली एसिडिक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44th क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का दूसरा नाम क्या होता है। 44th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। अब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा, क्या वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या वो लाइम वाटर होता है, क्या वो स्लेट लाइम होता है। तो ये तीनों चीजें तो बात एक ही चीज की कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 2 3 तीनों चीज बात एक ही हो रही है, किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जो कि आपका किसके साथ रिएक्शन है, देखो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, इसको यहाँ पर लिख लो जिससे आपको याद रहेगी। तो जस्ट अ सेकेंड, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन किसके साथ हो रही है, क्लोरीन के साथ हो रही है, और क्या बना रहा है, CaO Cl2 बनाता है और वाटर रिलीज आउट करता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये सेशन कैसा लग रहा है जरूर बता देना। ठीक है, और ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। बहुत मेहनत लगती है एक सेशंस को बनाने में। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण जल क्या है, क्रिस्टलीकरण जल क्या है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला, या प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन वेरी, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा आपका, इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला। तो क्या है इसका कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर, जैसे कि आपने Na2CO3.10H2O सुना होगा, क्या ये वॉशिंग, ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा। तो इसमें क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ही आपने किसका सुना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ही जिप्सम में वाटर मॉलिक्यूल, या कॉपर सल्फेट में CuSO4 डॉट आपका 5H2O। तो ये सब क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, एक फिक्स्ड है, हर जगह एक कोई फॉर्मूला है जहां पर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो ये क्या हो जाता है, इंडाइजेशन में आपको किसका इस्तेमाल होता है, एंटासिड्स का इस्तेमाल होता है, सबको पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो वैसे तो अब आप इसका आंसर खुद ही दे सकते हैं, इतनी देर से हम कर रहे हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या, HCl। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड और बेस विथ वाटर इज हाईली, साद्र अम्ल और क्षार को पानी के साथ मिलाना अत्यधिक कौन सा है, ये एनर्जाइज्ड है, एक्सोथर्मिक है, या एंडोथर्मिक है, या नन ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सबको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द जिप्सम ऑन हीटिंग लूजेस वाटर एंड बिकम्स द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ सच सब्सटेंस। तो इसका नेम क्या हो जाता है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या कॉपर सल्फेट है, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको ही बोलते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इसी को बोलते हैं। आइए इसकी रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो ये आपका रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिप्सम की रिएक्शन हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जिप्सम की रिएक्शन है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, COSO4 डॉट 2H2O। ये क्या है आपका, जिप्सम है। ठीक है, ये इसको जब हीट करते हैं तो ये पानी को खो देता है और क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। तो COSO4 डॉट हाफ H2O बनाता है इस, और ये आपका 1/1 जो है 1/2, इसको 1/2 बोलते हैं, इसलिए मैं इसको अलग कलर लिख देती हूँ। ये वाटर क्या है, रिलीज आउट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, सल्फर नहीं है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये आपका क्या हो गया, जिप्सम से POP बन गया। अब इसी POP में जब वाटर को ऐड कर देते हैं, इसमें अगर वापस से आप क्या करेंगे, वाटर को ऐड कर देंगे, और कितना आपका वही 1
1/2 वाटर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है वापस से, जिप्सम बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर मेटल अमंग्स द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नरम धातु कौन सी है, तो आपका मेलिएबल हो गई, डक्टिलिटी हो गई। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एनसीईआरटी के लाइंस वाले क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा हो जाएगा आपका आंसर इसमें, क्या ये गोल्ड है कि सिल्वर है कि कॉपर है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों आंसर ऐसा होगा, क्योंकि ये आपके दोनों जो मोस्ट मेलिएबल हो जाते हैं, इसमें एक आपका हो गया गोल्ड और दूसरा हो गया आपका सिल्वर। अब आइए समझ लेते हैं कि मेलिएबल का मतलब क्या होता है। मेलिएबिलिटी मतलब होता है कि इसको हम दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं इसमें दे दूंगी। तो मेलिएबल ऐसे होते हैं, ऐसे मेटल्स जिनकी परत बनाई जा सके, या इसको आप बोल सकते हैं जिनकी परतें बनानी संभव हो। ऐसे ही एक वर्ड होता है डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब क्या है, ऐसे मेटल्स जिनका तार बनाया जा सके, वायर्स बनाए जा सके, या जिनका तार बनाना संभव हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से मोस्ट मेलिएबल कौन सा हो जाएगा आपका, गोल्ड और सिल्वर। ये आपका किसका है, ये गोल्ड हो गया। ठीक है, एयू गोल्ड होता है, एजी हो जाएगा आपका सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, डक्टाइल की मैंने क्या बताया था आपको बात, कि डक्टाइल ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको क्या बनाया जा सकता है, जिनको तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, या जिनके वायर्स बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि मोस्ट, देखिए मोस्ट की बात करिए कि सबसे अधिक डक्टाइल कौन सा है, सर्वाधिक लचीली धातु कौन सी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, हम सेकंड पे आ गए, जल्दी दिमाग करते चलेंगे, गोल्ड। तो गोल्ड जो होता है ये कैसा होता है, ये मोस्ट डक्टाइल आपका मेटल होता है। सिल्वर भी है, पर इसमें सिल्वर और गोल्ड में से कौन सा अधिक है, सर्वाधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी नॉन मेटल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। आपको जाकर जाना है, ये सब वीडियोस देखने हैं तो मेटल नॉन मेटल का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर। आप जाएंगे सीटेट जनवरी 2024 या सीटेट जुलाई 2024, दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे, सीटेट जुलाई 2024 में आप जाएंगे, उसमें आपको ये वाला चैप्टर मिल जाएगा, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो वहां से इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, अब बात कर रहे हैं क्या कि उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो क्या ये सिल्वर है, या कॉपर है, या गोल्ड है, या मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वापस से ए सिल्वर, और दूसरा है आपका कॉपर। ठीक है, और इसमें याद रखेंगे सिल्वर और कॉपर, ये आपका तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट आउट द नॉन मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा नॉन मेटल आपको खोजना है जो कि क्या है, लिक्विड है। उस अधातु का चयन करें जो कमरे के तापमान पर तरल पदार्थ में होता है, मतलब तरल उसकी स्थिति होती है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, सेलेक्ट आउट द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अब हमें देखना है, अभी तक हमने नॉन मेटल देखा था जो कि लिक्विड स्टेट में था। नॉन मेटल क्या हो गया आपका, यहाँ पर लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। नॉन मेटल की बात करी जाए जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट, इसका आंसर है आपका ब्रोमीन। ठीक है, इसी जगह पर दूसरी बात करी जा रही है कि अब ऐसा मेटल जो कि किसमें, लिक्विड की स्थिति में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा मेटल कौन सा हो जाता है आपका, ये होता है मरकरी। अब मरकरी क्यों लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसका रीजन क्या है, इसका ये रीजन हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर वीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल दैट हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। आपको ऐसा मेटल खोजना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम है। वे धातु जिनका गलनांक बहुत कम होता है, तो गैलियम है, सीजियम है, आयोडीन है, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का वापस से आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें आंसर आपका गैलियम और दूसरा है आपका सीजियम।
सही आंसर। ठीक है, तो गैलियम और सीजियम ये क्या है, ये ऐसे मेटल्स हैं, ऐसी धातु हैं जो कि क्या है, ये आपकी हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो है होता है बहुत ही कम होता है। ये याद करने वाले क्वेश्चन आपको एज सच याद करने पड़ेंगे। द नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस, अब आपको वह अधातु देखना है जो कि चमकदार है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये आपका हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु होती है जो कि क्या है, लश्चरस होती है। अच्छा, इसके साथ डायमंड भी एक नॉन मेटल है और जो वो भी क्या है, एक लश्चरस है, मतलब वो भी चमकीला चमकदार अधातु है। ठीक है, तो इसमें आपका मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, आयोडीन और डायमंड दोनों आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन पे, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का संचालन करता है। डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है या मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है, आइए थोड़ी कुछ बातें समझ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात है, जो कार्बन है, इसको मैं यहाँ पर नोट करते रही हूँ आपके लिए पॉइंट्स, तो सही रहेगा। जो कार्बन है इसके डिफरेंट एलोट्रोप्स प्रोसेस पॉसिबल है, डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कार्बन के पास इसके डिफरेंट एलोट्रोप्स पॉसिबल होते हैं। पहला एलोट्रोप हो जाता है, जैसे हो गया आपका डायमंड। दूसरा एलोट्रोप हो गया ग्रेफाइट। तीसरा एलोट्रोप हो गया आपका बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, तो ये 3 एलोट्रोप्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए आइए और कुछ बातें इसकी जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहली बात है किसकी, डायमंड की। तो डायमंड के बारे में कुछ बातें। अच्छा, ये वाला जो मैंने एलोट्रोप्स है ना, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पीवाईक्यूज वाले सेक्शंस को देखा होगा तो पीवाईक्यू वाला सेक्शन जरूर देख लीजिएगा, ऑल पीवाईक्यूज वाला, और भी जो पीवाईक्यूज मैंने करवाए हैं तो उसमें मैंने ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डायमंड क्या होता है, ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो होते हैं कार्बन एटम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल लेटर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। दूसरी बात है, तीसरी बात सॉरी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का कुचालक होता है। और चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे, एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये इसकी मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। साथ ही साथ इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड इन अ फ्लैट हेक्सागन की शेप में, लैटिस। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, और जो डायमंड होता है आपका, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है। इसके जो कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स की बात हो रही है, कार्बन एटम्स इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं, और कार्बन ग्रेफाइट के आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं। और ये कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं, ये सब बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर नोट करवा। फिर नेक्स्ट आपका बात आ जाती है फुलरीन्स की। फुलरीन्स में भी कार्बन एटम जो होते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फुटबॉल की शेप में इसका लैटिस बनता है, फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर बनता है इसका। ठीक है, फिर इसके बाद आप याद रखेंगे बात की C60 फुलरीन को बुक में बकमिंस्टर फुलरीन ही बोला जाता है, तो C60 इसका नाम हो जाता है, सबसे पहला फुलरीन है ये।
ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है फुलरीन के बारे में आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसका एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ग्रेफाइट क्या करता है, कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर आपका ग्रेफाइट है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेटल्स दैट आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ, ऐसे वे धातु जो मुलायम होती हैं और चाकू से काटी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे जल्दी जल्दी मार्क करते चलेंगे कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव वापस से, क्योंकि यहाँ पर आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में 1 और 2। तो सोडियम लिथियम, सोडियम लिथियम आपका हो जाएगा सोडियम लिथियम और पोटेशियम, सोडियम लिथियम और पोटेशियम, इन सबको क्या है, इन सबको नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या होते हैं, ये आपके, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, ये सब हो जाते हैं आपके एल्कली मेटल्स, और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और साथ साथ आप एक और इनकी पॉइंट्स याद रखेंगे कि इनकी लो डेंसिटी होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजों को समझते चलेंगे तो आपके एग्जाम में आपको अच्छा लगेगा जब क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इट फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड, इट फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, या इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा इट फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, जब किसकी रिएक्शन हो रही है, मेटल की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कोई भी मेटल की रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ किसका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मेटल है, इसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना रहा है, क्या ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है, खुद देखो, क्या ये हाइड्रोक्साइड, नहीं, तो ये क्या है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसका मतलब मेटल की रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनाता है, इन दोनों की रिएक्शन से ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये जो MgO बन जाएगा, ये आपके व्हाइट फ्लेम्स होते हैं, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कलर भी पूछ लिया जाता है। चलो नेक्स्ट, और ये मेटल की रिएक्शन किसके साथ होती है, और क्या आपके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, या वहां पर भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इट फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विच कलर ऑफ द फ्लेम इज प्रोड्यूस। अभी जस्ट हमने देखा कि मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो आप आ जाता है MgO, और MgO क्या हो जाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका व्हाइट कलर की फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये व्हाइट कलर का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड विच इज डैश इन कलर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तांबे को हवा में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर टू ऑक्साइड बनाता है जो डैश रंग का होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, आपका यहाँ पर आंसर है ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर का। अब इसमें आपको यहाँ पर रिएक्शन को याद रखना है, रिएक्शन मैं यहाँ पर आपकी नोट करवा दे रही हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में गलती आप ना करें। ठीक है ना, चलो आओ देख लेते हैं। कॉपर की रिएक्शन किसके साथ कर रही है, ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर टू ऑक्साइड बना रहा है, और ये जो कॉपर टू ऑक्साइड होता है ये ब्लैक ऑक्साइड होता है। ठीक है, ब्लैक ऑक्साइड होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13th क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एल्यूमिनियम बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, इधर वन ऑफ द टू, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से मार्क करेंगे और सब अपने क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं और ये आपके एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, इसीलिए इनका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। और जब ये दोनों ऑक्साइड्स होते हैं तो इनको एक और नाम दिया जाता है, ये हो जाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब आइए इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Al2O3 प्लस HCl, ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, एक रिएक्शन हो गई किसके साथ, एसिड के साथ। अब दूसरी रिएक्शन कराएंगे Al2O3 के किसके साथ,
बेस के साथ, बेस है NaOH, तो ये बेस हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका बेस। एक बार हो गई एसिड से रिएक्शन और एक बार हो जा रही है बेस से रिएक्शन, और ये क्या बना रहा है वापस से, ये बनाएगा NaAlO2 प्लस H2O। तो आपने देखा कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जो होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम की बात नहीं कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 14th क्वेश्चन, व्हाई द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनको ऐसा क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा आदि धातुओं की सतह ऑक्सीजन ऑक्साइड की पतली परत से क्यों ढकी जाती है? टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट रिडक्शन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण से रोकने के लिए इसको ऐसा किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। अब अभी हमने देखा किसकी रिएक्शन मेटल के साथ, अब हम देख रहे हैं मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, मेटल की रिएक्शन किसके साथ देखी थी, रिकॉल कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बना लेती है, मेटल ऑक्साइड्स बना लेती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि मेटल की रिएक्शन जब हो रही है किसके साथ, वाटर के साथ, तो मेटल कर लो यहाँ पर, और यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करानी है, वाटर के साथ। कोई भी मेटल कर लो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है अब वाटर के साथ। तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी मेटल ऑक्साइड प्लस आपका आ जाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाएगी। आप कोई भी मेटल ले लो, जैसे कि हो गया सोडियम, सोडियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, वाटर के साथ कराई। तो क्या बना यहाँ पर, NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई, और प्लस हीट एनर्जी रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात ये सुन लो बहुत ध्यान से, आप लोग पेपर पेन लेके बैठा करो, ये सब चीजें ना कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि नोट करते चला करो, तो लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने में आसानी रहती है। और दूसरी बात, अभी जो नेक्स्ट सेशन आपको मिलने वाला है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बीपीएससी स्पेशल। तो बीपीएससी स्पेशल है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, इसमें मिक्स क्वेश्चन 20 करने वाले हैं, और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी। तो 20 क्वेश्चन मिक्स करने वाले हैं। अब हम जो भी अगले सेट्स हम सॉल्व करेंगे, तो अब मैं आपको आपके एग्जाम में, आपका 25 के बाद एग्जाम है, तो मैं मेरी मेरी ऐसी पूरी कोशिश रहेगी, आगे भगवान भरोसे क्या चीजें रहें, 15 सेट्स तो मैं आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है। तो अभी जितने भी दिन बचे हैं उसमें मैं आपको 15 सेट सॉल्व करवा दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, ठीक है। पर आप लोग का क्या जिम्मेदारी है कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे, वीडियोस कैसे लगते हैं ये बताते रहेंगे, प्लस दूसरों को भी रिकमेंड करते रहेंगे। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ हुई, वाटर के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बना, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो गई, और एनर्जी रिलीज आउट हो गई। तो इसके हिसाब से 15 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 15 का आंसर मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, और साथ ही साथ आपका देखो, जैसे ही क्वेश्चन इस टाइप का आप देखेंगे तुरंत आप क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे, बाकी ऑप्शन देखेंगे नहीं। पर ये देखो ना, इसमें लिखा है कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, तो उसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार मार्क करके सब लोग अपना अपने बुक्स में, नोटबुक में नोट करेंगे अब रिएक्शंस को। चलो और सारी रिएक्शंस एक बार मैं फटाफट से आपको करा देती हूँ, और फिर लास्ट में एक चार्ट बनवा दूंगी जिससे कि आपको याद हो जाएगा। देखो, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, कालू, नाम, का, मदारी, आलू, जरा, फीके, पकाता है, ठीक है। तो अब सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग वालों की। तो आपकी जितने भी स्टार्टिंग वाले हैं, जैसे कि पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ हो रही है, ठीक है। और ये KOH बना रहा है, और प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। ये हाइड्रोजन क्या करती है, यहाँ पर ये कैच करती है फायर को, ठीक है। ये क्या कर रही है, कैच करती है फायर को। और ये सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा ही तेजी से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो ये किसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए इनको क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोला जाता है। किसको, सोडियम को और पोटेशियम को। यहाँ पर सोडियम की भी रिएक्शन हो जाएगी सेम, H2O, और रिलीज आउट हो रहा है NaOH प्लस H2, प्लस ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपका कैच करेगा फायर को,
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब बात और किसकी वजह से हुआ, ये हाइड्रोजन गैस की वजह से कैच किया, क्या फायर को कैच किया। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम की। किसके बाद आया कैल्शियम, तो कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ हुई, वाटर के साथ रिएक्शन हुई और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई। ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, ये करेगी लीड्स टू फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ऑफ, इसकी वजह से मतलब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई, इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो फ्लोट करेगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की क्या बात हो गई कि मैग्नीशियम ये कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो यहाँ पर इस कंडीशन को याद रखेंगे कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, यहाँ पर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा वापस से MgO और प्लस H2, MgO और H2। इस बात को याद रखिए, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकली ये भी क्या करती है, लीड्स टू फ्लोट करती है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब बात कर लेते हैं किसकी, जैसे कुछ मेटल्स हो गए आपके, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या है, इनके बारे में बात हो रही है अब। ना ही ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हॉट वाटर के साथ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बल्कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, अब ये स्टीम के साथ रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे और स्टीम के साथ रिएक्शन दिखाने के बाद ये वापस से क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट एक और आपके मेटल्स आ जाते हैं इसमें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि हो गए आपके लेड, Pb, फिर आपका हो गया कॉपर और फिर हो गया Ag सिल्वर और फिर हो गया Au गोल्ड। ये सब क्या है, ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये सब एनसीईआरटी के लाइंस हैं, रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को आप याद अब रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अब आओ मैं आपको है ना एक चार्ट बनवा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बनवा देती हूँ, चाहे डिफरेंट क्वेश्चन के सामने ही आपको ये चार्ट दिख जाएगा, पर चलेगा, मुझे आपके पास होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, फिर आ गया आपका कैल्शियम, फिर आ गया आपका मैग्नीशियम, फिर आ गया आपका एल्यूमिनियम, आयरन और साथ ही साथ आपका हो गया जिंक। ठीक है, सोडियम और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, फायर कॉज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहे हैं और यहाँ से भी क्या हो रहा है, फ्लोटिंग हो रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर ये स्टार मार्क करके इसको याद कर लेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो मैग्नीशियम कौन से तरह के वाटर से अभी हम देर से पढ़ रहे हैं, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किसके साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये फ्लोट करने भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। आप कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम देख रहे हैं अभी, तो ये क्या बनाता है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को हम मार्क करेंगे, इट टू गिव अ सॉल्ट और टू रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सॉल्ट बनता है और प्लस बनेगा आपका, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एसिड के साथ, तो मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ। एक्वारेजिया साद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साद्र नाइट्रिक एसिड के अनुपात में ताजा तैयार किया गया मिश्रण है। तो कौन सा आपका ये मिश्रण हो जाता है, ये आपका मिश्रण होता है 3:1 के रेशियो में, और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं आप रॉयल वाटर। तो इसी को बोला जाता है रॉयल वाटर। ठीक है, और ये क्या करता है, और एक्वारीजिया क्या होता है, ये हाईली कोरेसिव होता है। इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखेंगे, ये क्या होता है, कोरेसिव होता है, हाईली कोरोसिव, जंग बहुत जल्दी लगती है इसमें, कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड।
ठीक है, देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बिटवीन द रिएक्शन ऑफ आयनिक यौगिक किसकी अभिक्रिया के बीच बनते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? डायरेक्ट आंसर होगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आंसर होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, आइए इसको जरा सा समझ लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल। चलो देख लेते हैं। देखो, मेटल क्या हो गया आपका? मैग्नीशियम। और नॉन मेटल क्या हो गया? क्लोरीन। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होती है और ये क्या हो जाता है, ये आपका ट्रांसफर होता है। कौन सा? आयनिक ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से यहाँ पर बोलेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब किस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? जस्ट अ सेकेंड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सबसे पहले 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और 2। इसी तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 और 7। अब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? मैग्नीशियम को अगर हम इस तरीके से बोले, लास्ट में क्या हो गया? 2। क्लोरीन का क्या हो गया लास्ट में? 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को देगा। जैसे MgCl2 बनता है तो Mg हो गया और Cl2, यहाँ पे 2 है तो एक और क्लोरीन आ गया, एक सिंगल रह गया, 1 2 1 2 1 2। तो ये एक इसके साथ किसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा? एक इसको दे देगा और इधर वाला एक दे देगा इसको। तो ये क्या बन जाएगा? Mg2+ दे देगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स को देता है तो वो प्लस वाला साइन आ जाता है और जिससे लेता है उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, मतलब जो लेता है। तो यहाँ पर Mg2+ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन का एक X आ गया, Cl2 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आपको अलग डॉट से दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये देखो, ये मैग्नीशियम का हो गया Mg और ये Cl2Cl हो गया, तो ये हो गया मैग्नीशियम ले लिया। और ये X का, ये MgCl2 और ये X का हो गया XX। अब इसके पास 8 जो है वो कंप्लीट हो गए। हमेशा आउटर मोस्ट शेल में 8 ऑक्टेट, मतलब 8 होने चाहिए तब वो कंप्लीट माना जाता है। तो यहाँ पर एक इसने अपना दोनों निकाल दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया Cl2 को, एक इसने इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। तो ये Cl2 कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया? यहाँ पर आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो ये क्या हो जाते हैं? ये आपके आयनिक बॉन्ड्स एक तरह से, ये आयनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, नाम होता है इनका। या फिर एक और इसका नाम जाना जाता है आपका, ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोले जाते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एलिमेंट्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। ऐसे एलिमेंट्स जो कि पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव है या नन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका, ये होते हैं हमारे खनिज, मिनरल्स। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एक डेफिनेशन दी है कि मिनरल्स खनिज क्या है। तो खनिज क्या होते हैं? एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली। ठीक है, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से इन अर्थ क्रस्ट, इनको बोलते हैं क्या? ये हो जाते हैं आपके मिनरल्स। ठीक है, खनिज। तो आंसर हो गया आपका मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट आउट द मेटल दैट डोंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अब देखो, जो क्या होते हैं, जो अनरिएक्टिव होते हैं, जो मतलब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, तो वो क्या हो जाएंगे? वो आपके हो जाते हैं, वो फ्री स्टेट में रहते हैं। और जो आपके मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं। एनसीईआरटी में एक आपकी टेक्स्ट बुक में एक इमेज बनी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है? उस धातु का चयन करें जो स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं है। आपको क्या देखना है? नहीं वाला ऑप्शन को छांटना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आज में आप नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या है? देखो, जो फ्री स्टेट में रहते हैं उसके आप यहाँ पर नोट करेंगे, फ्री स्टेट में जो मेटल्स रहते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं, या जो भी बोले, फ्री स्टेट मेटल्स हो जाएंगे आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लैटिनम।
ये क्या होते हैं, ये हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर एक्सपोजर टू एयर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच चुके हैं। सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की वजह से क्या फॉर्मेशन, एयर की कांटेक्ट में आने से सिल्वर आर्टिकल काले पड़ जाते हैं क्योंकि सिल्वर सल्फाइड की परत उस पर चढ़ जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से कंफ्यूज मत होइएगा। कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट CO2 इन एयर एंड फॉर्म्स कॉपर कार्बोनेट दैट इज डैश इन कलर। तो वो कौन से कलर का होता है? ये आपका ग्रीन कलर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और याद रख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो आपकी प्रक्रिया होती है। तो दो चीजों को आप याद रखेंगे कि जो रोस्टिंग होती है वो हमेशा आपका एक्सेस ऑफ, इस पॉइंट को भी यहाँ पे मैं नोट करा देती हूँ, ये हमेशा होती है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रक्रिया, और ये होती है हमेशा कैल्सिनेशन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ये इसके ओर्स को निकाला जाता है। ठीक है, सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर्स में। और हमेशा सल्फाइड ओर में क्या होता है, देखो एक चीज और यहाँ पर नोट करेंगे कि जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें हमेशा रोस्टिंग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ROASTING, रोस्टिंग की प्रक्रिया से मेटल्स को सेपरेट आउट करते हैं। और जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, कार्बोनेट ओर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया लगती है? इसमें कैल्सिनेशन की प्रक्रिया लगती है और इससे सेपरेट आउट होते हैं ओर्स। ठीक है, तो सारे जो सल्फाइड ओर्स या कार्बोनेट ओर्स ये ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सेस एयर। और आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर को, इसको याद रखना है किसमें एक्सेस एयर लगती है और किसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर की जरूरत होती है। ठीक है, इस पर पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन। सोल्डर इज मेड अप ऑफ बाय मिक्सिंग। अब सोल्डर आपकी जो आप एक तरह की, तो सोल्डर एक तरह का क्या है, ये आपका एक एलॉय है। और ये किससे किससे मिलता है? आपका लेड और टिन से। तो लेड और टिन Pb विथ Sn। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेड विथ टिन से मिलकर आपका सोल्डर बनता है। अब कुछ एलॉयज जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में और जो आते हैं वो जरूर इसमें मैं नोट कर रही हूँ, आप जरूर इसमें याद कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहला एलॉय हो गया आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। और अच्छा, आज आज का ये करने के बाद ना हमारी केमिस्ट्री फिनिश होने वाली है क्लास 10th लेवल की। और इसके बाद आपको मैं सारा जितना मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ में वीडियो में कंबाइन करके दे दूंगी। तो अगर जिसने नहीं देखा है अभी तक तो वो दोनों कंबाइंड वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम मिक्स सेट्स चालू चालू करेंगे अपना नेक्स्ट। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए अपना सब रिविजन करके। अब मजे वाले क्वेश्चन आपको और देखने वाले हैं मिक्स फॉर्म में। तो ये आपका हो गया आयरन, निकेल और कॉपर का मिक्स होकर क्या बन जाता है आपका स्टेनलेस स्टील। फिर आपकी हो जाती है बात ब्रास की। तो ब्रास बहुत बार पूछा जाता है, कॉपर प्लस जिंक। इसको मैंने कैसे याद किया था, CBZ बाइक, या जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, किसी भी तरह से याद रखेंगे आप, बस आपको याद रखना है। तो CBZ बाइक या जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। और फिर ब्रॉन्ज को कैसे याद रखेंगे, जिसमें Z है उसमें Z, जिसमें Z पहले से है उसमें Z, आपका आंसर में Z नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस आपका Sn 10 हो जाता है। फिर आपका सोल्डर हो ही गया कंप्लीट। चलो, और इसके साथ साथ आपका जो आयरन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या हार्ड बनाने के लिए किस चीज को ऐड करते हैं, आयरन में कॉपर को ऐड कर देते हैं। तो आयरन क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, साथ साथ हार्ड बन जाता है। इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें ना स्टेनलेस स्टील में थोड़ा सा देख लेंगे, क्रोमियम है, Cr है। ठीक है, तो आपका आयरन क्रोमियम निकेल और सम अदर कुछ अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अच्छा, एक यहाँ पर एक टर्म आता है गैल्वेनाइजेशन, इसको भी गैल्वेनीकरण, इसको भी यहाँ पर नोट कर दे रही हूँ जिससे आपके लिए रहेगा। ये होता है आपका कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील। ठीक है, जिंक की कोटिंग होती है आयरन या स्टील के ऊपर। और ये आपका एलॉय हो गया मिक्स होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल या नॉन मेटल। तो एलॉय में क्या हो जाता है, ये आपका मिक्सचर होता है किस चीज का, मेटल या मेटल और मेटल
या मेटल या नॉन मेटल, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये एलॉयस बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। कार्बन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय, अब इसमें कार्बन नोबल गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो क्या ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, कि लूज करता है, कि शेयर करता है, कि मोर देन वन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अभी किस तरह से शेयर करता है, जैसे कि आपका कार्बन का C6 हो गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 4, तो ये बाहर जो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 4 हो गए। अब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 काम कर सकता है, या तो ये करेगा क्या, या ये गेन करेगा, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में, या ये क्या करेगा, लूज करेगा। अगर ये गेन करेगा तो जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये 2 हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर, और इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर यहाँ पर ये 4 और लेगा, जब ये 4 और लेगा तो समझेंगे बात को, इसको ये 4 और लेगा, ठीक है, 4 इसको और चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब खुद सोचो, तो 8 यहाँ पर हो गया, 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। अब तो 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये न्यूक्लियस इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, कर पाएगा। ठीक है, इसने जब क्या किए, इसने जब 4 इलेक्ट्रॉन्स को और ले लिया, तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए, तो यहाँ पर 4 माइनस, सॉरी, जब कोई चीज लेते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, तो 4 माइनस आ गया, तो यहाँ पे 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि ये न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा। तो पहला वाला केस तो ये हो गया कि न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पा रहा है। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर 2 और 2 के बाहर ये 4, अब ये 4 जो है इसको बाहर निकलना है, मतलब ये जब रिमूव आउट होगा, ठीक है, जिसको निकलना है इससे, तब जाकर ये ऑक्टेट कंप्लीट, सिर्फ 2 रह जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 मतलब या तो 2 होने चाहिए आउटर मोस्ट में, या 8 होने चाहिए। तो पहले वाले शेल में 2 होता है, के शेल में, एल शेल में 8 होना चाहिए, एम शेल में 2 8 8 8 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका ये के शेल तो कंप्लीट है, एल शेल में क्या था, 4 था, तो या तो 4 ले या 4 दे। तो 4 अगर ले रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर ये 4 दे देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका के शेल फुलफिल रहेगा। पर ये चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स में निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर होगी, इतनी एनर्जी लेना क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो 4 के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है करने के लिए, और 10 हो जाएंगे तो न्यूक्लियस को होल्ड करने में, इसी कारण से क्या होता है, ये शेयर करिए, सोचता है कि चलो मैं अच्छा शेयर ही कर लूं, ना मैं किसी से लेता हूं ना मैं किसी को देता हूं, सिर्फ क्या कर लेता हूं, उनकी उनकी क्या है, मदद ले लेता हूं। तो ये आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी था। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन फॉर्म मॉलिक्यूल बाय। हाइड्रोजन अब क्या करता है, कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, कि गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, कि शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू दे भी सकते हैं कि क्या कर रहा है, ये एक तरह से शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। अब ये इसको 1 दे देगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसको 1 दे देगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इससे अच्छा ये क्या सोच रहे हैं कि आपस में क्या कर लें, एक दूसरे से शेयर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28th क्वेश्चन, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर। अब इसको करने से पहले एक बात को समझ लेंगे, एक हमारा होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक, तो अब इसमें क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अंतर आणविक बल कमजोर होता है, लो मेल्टिंग, कम गलनांक और कथनांक होता है, या विद्युत का कुचालक होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से मोर देन वन ऑफ द अबव। अब आइए इसको समझ लेते हैं। तो क्या हो गया, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तो होते हैं, पर इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये वीक होती हैं। ठीक है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और इनका क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं क्वेश्चन में, जिससे कि आपके पॉइंट्स ही जो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर रहे। तो बॉन्ड्स जो कि फॉर्म होते हैं किससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर से, इनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स ये ऐसे दिखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स, बट इनके बीच में, मतलब ये ऐसे दिखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत
स्ट्रांग है, पर इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो बहुत ही कम होता है, और इनका कथनांक और गलनांक क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा कम होता है, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 29th क्वेश्चन। कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन अ रिंग, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि जिसमें कार्बन की क्या है आपकी इस तरीके से चेन है, या फिर इस तरीके से क्या हो जाएगी ब्रांच चेन है, या फिर कार्बन क्या है साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं इसकी कैटिनेशन की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये क्या है, श्रृंखलागत क्या है बन जाते हैं कार्बन्स। तो ये इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। मतलब ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स, जैसे ये कार्बन का कंपाउंड सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन का कंपाउंड डबल बॉन्ड है, ये कार्बन का कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ऐसे कार्बन के यौगिक की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये। अच्छा, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले क्या हो जाते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। फिर ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब एक और बात कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू आपके अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक। यहाँ पे एक आध पॉइंट और आप अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की याद रखेंगे। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, देखो सैचुरेटेड और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। पहली बात हमने क्या सीखी इसमें ये सीखा कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जो लिखनी है, नोट करनी है इंपॉर्टेंट, कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये वेजिटेबल ऑयल क्या हो गए आपके, ये लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन की चेन होती है, साथ ही साथ ये गुड होते हैं फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। और साथ ही साथ जो एनिमल फैट्स होते हैं, और जो आपके एनिमल फैट्स हो जाएंगे, यहाँ पर आ गया आपका एनिमल फैट्स, ठीक है। एनिमल फैट्स क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं फॉर हेल्थ। और जो आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, रूम टेम्परेचर। और ये आपके क्या हो जाते हैं फोर्थ, ये आपके लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ C6H14 का आईयूपीएसी नेम आपको जानना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाता है, मिथाइल ग्रुप आता है, तो मिथाइल हो गया, मिथेन हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है, इथेन होता है। फिर आपका क्या होता है, प्रोपेन होता है। फिर आपका क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, पेंटेन होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका नेम चेंज, हेक्सेन होता है। मीथेन में 1 नंबर ऑफ कार्बन, इसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन, इसमें प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, ऐसे ऐसे आगे चलता जाता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4। इथेन का क्या हो जाएगा, C2H6, क्योंकि आपका क्या हो गया, इथेन का 2 आ गया, ठीक है। तो फिर C3H8, फिर क्या हो जाएगा, C4H10, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, C5H12, फिर क्या हो जाएगा हेक्सेन का C6H14। अब इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आप ब्रांचिंग करते हुए लिखेंगे, सबको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5, 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पर आ गया H और H। हर जगह जहां पर भी ये बॉन्ड्स लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पर H आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, आपका ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो जहां पर आपका C6H14 है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हेक्सेन हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, येलो फ्लेम विद अ स्मोक इज प्रोड्यूस बाय विच हाइड्रोकार्बन। तो ये कौन से हाइड्रोकार्बन से होता है जिसमें आपका येलो फ्लेम होता है और साथ साथ धुआं निकलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनसैचुरेटेड
फैट हाइड्रोकार्बन, सॉरी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी याद नोट कर लेंगे आप लोग इंपॉर्टेंटली। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये हमेशा क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्लीन फ्लेम। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये कैसे, ये येलो फ्लेम और साथ ही साथ क्या, स्मोक भी रिलीज आउट करता है, ठीक है। ये पॉइंट भी उसमें नोट कर लेना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। नेक्स्ट है, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स क्या हो जाएगा, द फूड इज नॉट कुक कम्प्लीटली, नहीं, द फ्यूल इज नॉट बर्न कम्प्लीटली, द फ्यूल इज वेट या फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। तो क्या हो जाएगा, फ्यूल जो है वो प्रॉपरली जो है वो बर्न नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट बर्न है, इसीलिए क्या है, बाहर से क्या है, ब्लैकन सी आ जाती है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन बचा है, हु हैज गिवन द सिंबल टू एन एटम, तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा डाल्टन का, ठीक। तो देखो अभी ये जो यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है जानकर, मैं चाहती तो इसमें और इंक्लूड कर सकती थी आपके पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस, पर मैं पीरियोडिक टेबल को आपको सेपरेट वीडियो देने वाली हूँ जिसमें कि पीरियोडिक टेबल का 15 से 20 मिनट में हम पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे, और ये आपका वीडियो सिर्फ 1 या 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। इसका कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है, तो आपका क्या है, उसमें पीरियोडिक टेबल हम अलग समझेंगे, प्लस उसमें साथ ही में मैं इसमें क्वेश्चंस भी अटैच कर दूंगी, तो आपके जितने पीरियोडिक टेबल के डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे ये लगा कि वो सेशन आपको समझाना पहले जरूरी है, जिससे कि आपके पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो इसको सिर्फ ऐसे ही बस एक मजे में 34 वाला क्वेश्चन को कर लेना, और बाकी सारे क्वेश्चन को हम उसमें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो उसको बिल्कुल चिंता मत करना, मैं जरूर कराऊंगी। और एक अपने सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट भी थी पीरियोडिक टेबल की, तो उनकी भी रिक्वेस्ट पे और साथ साथ आप सबका भला हो जाए, तो उन सबके लिए मैं ये क्वेश्चन और साथ साथ थ्योरी इसका साथ में कराऊंगी। और सिर्फ 2 दिन दे दो, 2 दिन बाद आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तब तक आपकी वीडियोस आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि 2 दिन की छुट्टी है। मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन को करो, तब तक उसके बाद मिक्स क्वेश्चन के बाद हम पीरियोडिक टेबल वाला कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो।